हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो यह है मास्टर बैच 2.0 का लेक्चर नंबर 9 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन। तो इस क्लास में हम रोटेशनल मोशन के टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने रोटेशनल मोशन के थियरी वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको जरूर देखिए क्योंकि वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आप न्यूमेरिकल्स को आप अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस को आप खुद कर पाएंगे। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री लेक्चर जो दोनों लेक्चर हैं थियरी और न्यूमेरिकल का, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप सीधे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं फिजिक्स स्कॉलर रोटेशनल मोशन, तो आपको यूट्यूब पर सीधे ये लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो लाइट की वजह से पिछली क्लास नहीं हो पाई थी, बार बार लाइट कट रही थी, जो कि आज भी कई बार हो चुका है, बट मैं एक बार और ट्राई कर रहा हूँ कि इस बार ये इशू ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? A wheel has angular acceleration of 3.0 radian per second square and a initial angular speed of 2.0 radian per second in a time of 2 seconds. Then it has rotated through an angle of, मतलब एक पहिया है और उस पहिए का जो प्रारंभिक कोणीय त्वरण दिया हुआ है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया हुआ 3.0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और प्रारंभिक कोणीय वेग यानी इनिशियल एंगुलर स्पीड जिसको हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिया हुआ है 2.0 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और तीसरी चीज आपको दिया हुआ टाइम 2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि इस 2 सेकेंड में कितना रोटेशन हो जाएगा, यानी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन हो जाएगा। थीटा का मान आपको यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये क्या है? अल्फा कोणीय त्वरण, और ये क्या है? प्रारंभिक कोणीय वेग, और आपको पता करना है कोणीय विस्थापन यानी कि थीटा। ठीक है, वो भी रेडियन में आपको आंसर बताना है। इसके लिए आपको सिंपल सी वही चीज याद रखनी है जो कि हमने थियरी के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जब हम किसी ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन की बात करते हैं तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपको पता होंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ट्रांसलेशन मोशन के लिए। पहला है v = u + at, दूसरा है s = ut + हाफ at², और तीसरा है v² = u² + 2as। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन के लिए। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इन तीनों इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग 3 रोटेशनल मोशन के इक्वेशन है, वो इस तरीके से लिखे जाते हैं कि ओमेगा = ओमेगा नॉट, कलर चेंज कर देते हैं, ओमेगा = ओमेगा नॉट + अल्फा टी, और दूसरा इसके करस्पॉन्डिंग क्या आता है? थीटा = ओमेगा नॉट टी + हाफ अल्फा t², और तीसरा इसके करस्पॉन्डिंग जो आता है रोटेशनल मोशन के लिए वो होता है ओमेगा² = ओमेगा नॉट स्क्वायर + 2 अल्फा थीटा। ठीक है, अब ये इक्वेशन याद कैसे करना है, इसके लिए आपको थियरी का लेक्चर देखना होगा जिसमें हमने आपको बता दिया था कि जो ट्रांसलेशन मोशन में हमारा मास होता है, रोटेशन में उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ट्रांसलेशन में u होता है, वहां पर ओमेगा नॉट होता है, यहाँ पर v होता है, यहाँ पर ओमेगा होता है। ठीक है ना, यहाँ पर s होता है, यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर f होता है और यहाँ पर टाउ होता है, यहाँ पर p होता है, यहाँ पर j फिर या l होता है। ठीक, तो हमने इस पूरे पार्ट को कंपेयर किया हुआ है ताकि अगर आपको रोटेशनल मोशन का फार्मूला पता हो, ट्रांसलेशन मोशन का अगर कोई भी फार्मूला पता हो तो आप उसकी हेल्प से रोटेशनल मोशन का फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी फार्मूला अलग से याद करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। फिर सिर्फ ये याद रखिए किसके करस्पॉन्डिंग कौन होता है। ठीक, तो थियरी के लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप उस लेक्चर को जरूर देखिए, इससे आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरा एफर्ट किया है कि हर एक पॉइंट आपको सीधे सीधे क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो हमें नीड है वो ये है कि हमें थीटा पता करना है। तो हमारे पास जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें से ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है थीटा का, ये हमें यूज करना होगा, और थीटा = होता है ओमेगा नॉट टी + हाफ अल्फा t²। इसमें जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं ये सब हमें पता है, तो हम थीटा निकाल सकते हैं। रख दीजिए, ये ओमेगा नॉट कितना है 2, और t कितना है आपका? t है आपका 2, और प्लस में 1/2, अल्फा कितना है? अल्फा है 3, और उसके बाद t² यानी 2², इससे एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 3 × 2 = 6, 6 और 4 मिलकर 10, और ये आंसर किस में आएगा? रेडियन में। ये आंसर किस में आएगा? रेडियन में, और क्वेश्चन में आपसे रेडियन में पूछे भी थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर इस रेडियन को ये डिग्री में पूछ रहे होते तो आपको पता है कि रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन क्या होता है। आपको पता है कि 1 रेडियन = क्या होता है? पाई/1 रेडियन = होता है
सॉरी 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री या 180 अपान पाई और उसके बाद ये डिग्री। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है कि ये रिलेशन यहीं से आता है ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बस ये रिलेशन हमें यूज़ करना होता है जिससे हम इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सब कुछ यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मतलब ये जो न्यूमेरिकल है उसमें हम पूरी थियरी को तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट उससे हम जो भी चीज़ें डायरेक्टली कनेक्ट हो रही हैं उसको हम यहाँ पर आपको बताते चलेंगे। बाकी अगर आप थियरी के लेक्चर को देख लेते हैं तो ये चीज़ें अच्छी तरीके से और रिवीजन होती हुई आपको दिखाई देंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, ये काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है। इन सेंट्रल फोर्स मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो केंद्रीय बल के तहत मोशन कर रहा है तो इस मोशन में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित है या नियत है या कांस्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि कंजर्व्ड सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो हमेशा किसी पॉइंट की ओर डायरेक्टेड हो, जिसका डायरेक्शन किसी पॉइंट की ओर हो, टुवर्ड्स हो या फिर अवे हो, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट की ओर या फिर एक पॉइंट से दूर की ओर अगर किसी फोर्स का डायरेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। या फिर आप इसी बात को, इस पूरी बात को ये भी बोल सकते हैं अलोंग अ लाइन, अलोंग अ लाइन। किसी लाइन के अलोंग अगर फोर्स का डायरेक्शन है तो ऐसे फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके अलावा आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन फोर्सेस की खास बात यह है कि इनका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा दोनों जो चार्जेस या मासेस होते हैं उनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। जैसे अगर हम ग्रेविटेशनल का एक एग्जांपल ले लें, सपोज ये अर्थ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है। आपको पता है कि अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है हमेशा अपने सेंटर की ओर इस तरफ ये ऐसे अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब कि इसके और इसके बीच में ये जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सेंट्रल फोर्स का एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इन दोनों पॉइंट्स को या इनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है, या कह लीजिए एक पॉइंट की ओर होता है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। और कोई भी सेंट्रल फोर्स को अगर ये देखिए, ये सेंट्रल फोर्स का डायरेक्शन है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा। सेंट्रल फोर्स की ये खास बात होती है कि उसका अपना जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इस डिस्टेंस के ऊपर, जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, ये दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब जो फोर्स है वो डिस्टेंस r का एक फंक्शन होता है, जो फोर्स है वो डिस्टेंस r का एक फंक्शन होता है। उसी बात को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ वेक्टर भी है तो आपको एक डायरेक्शन भी दिखाना होगा। और अगर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसके वेक्टर को, अगर हम इस वेक्टर की बात करें, ये वेक्टर r है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम बोलेंगे r। ठीक है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या बोलेंगे, r। तो इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें r भी लिखना होगा, तब जाकर के ये किसी सेंट्रल फोर्स को लिखने का प्रॉपर तरीका हुआ। ठीक है, तो आपको तो एक तो सेंट्रल फोर्स की डिफिनीशन, उसके एग्जाम्पल और उसको लिखने का ये तरीका पता होना चाहिए। अब स्टार्ट होता है आपका ये सवाल कि इस तरह के किसी फोर्स के केस में कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होती है या कांस्टेंट होती है। देखिए F अगर आपको पता हो गया तो सबसे पहले आप निकालिए टाउ। टाउ का फार्मूला होता है R क्रॉस F। ठीक है ना, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, टाउ इक्वल टू R क्रॉस F। तो R क्रॉस ये वेक्टर R क्रॉस F, उस डायरेक्शन में फोर्स, और फोर्स कैसा है, सेंट्रल फोर्स, तो इसको लिखेंगे FR, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और R। और आपको पता है कि इसी यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका R इक्वल टू वेक्टर R अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R है ना, वेक्टर R अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। वेक्टर वाले चैप्टर में डिटेल में इस चीज को हमने डिस्कस किया था। तो R की जगह पर आप लिख दीजिए, तो ये वेक्टर R हुआ, FR को बाहर निकाल देंगे अभी, ये हो जाएगा वेक्टर R अपान R, और इसके बाद ये बाहर क्या हो गया, FR, जो कि सिंपल सा एक मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर देखिए R क्रॉस R मिल रहा है, मतलब दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मिल रहा है। और आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर 0 आएगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल थीटा 0 होगा, और इसके फार्मूले में साइन थीटा आता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होने से 0 हो जाएगा। और अगर उनका हम डॉट प्रोडक्ट करें
तो इसमें कॉस थीटा आता है, इसको आप यूज करेंगे फार्मूले को, तो यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। इसको बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर आपने वेक्टर के चैप्टर में कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ए क्रॉस ए करने पर जीरो आता है, तो आर क्रॉस आर करने पर भी ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये कि सेंट्रल फोर्स का जब टॉर्क निकालते हैं तो वो क्या आता है, जीरो। ठीक है, टॉर्क जीरो आने से अभी हमारा आंसर नहीं मिला हुआ है, हमें ये पता करना है कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहती है। तो देखिए इसके लिए आपके पास एक रिलेशन है, जैसे आप ये फार्मूला जानते हैं लीनियर मोशन में, न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। फोर्स जो होता है वो लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। बिल्कुल वैसे ही रोटेशनल मोशन में यहाँ पर टॉर्क होगा, और यहाँ लीनियर मोशन की बजाय क्या होगा, एंगुलर, लीनियर मोमेंटम की बजाय एंगुलर मोमेंटम, जिसको L या J जिससे भी आप चाहें एक्सप्रेस कर सकते हैं, dl अपॉन dt। और सेंट्रल फोर्स के लिए टाउ की वैल्यू जीरो होती है, हमेशा जीरो होती है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर जैसे ही हम जीरो रखेंगे तो जीरो इक्वल टू जीरो किसके इक्वल हो गया, dl अपॉन dt के। और आप बताइए कि किसी भी क्वांटिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है और रिजल्ट आ रहा है जीरो। किसी भी क्वांटिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है और रिजल्ट आ रहा है जीरो, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। और जो क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होती है, यानी टाइम के साथ नहीं बदलती है, उसको हम बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटी। इसका मतलब यही हुआ कि जो वेक्टर L है वो कंजर्व है, या फिर कह सकते हैं क्या, कांस्टेंट है। ठीक है ना, dl अपॉन dt अगर जीरो आ गया, इसका मतलब जो L है वो क्या हो गया, कंजर्व हो गया, यानी एंगुलर मोमेंटम जो होता है सेंट्रल फोर्स के लिए वो कंजर्व होता है, और टॉर्क जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपने ये जो जितनी भी चीजें सीखी इन सबको आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको काउंट कराना मेन उद्देश्य नहीं है, बल्कि हर क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए जो उससे तार है, जो लिंक है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, masses of 1, 2, 3 and 4 kilogram are lying at the point 0, 0, 2, 0, 0, 3 and -2, 2 respectively. Then moment of inertia of this system about x axis will be। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार अलग अलग ये मासेस दिए हुए हैं, और इन चारों मासेस का पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर कि किस पॉइंट पर ये चारों मासेस रखे गए हैं। इन चारों मासेस से मिलकर जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण बताना है, और वो भी किधर, एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद रखें, जैसे मान लीजिए ये हमारा हुआ एक्स वाई प्लेन, यानी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज हमारे पास एक मास m1 यहां पर है, एक मास m2 यहां पर है, और ये m1 और m2 जो मासेस हैं इनको मिला करके कोई एक सिस्टम बन रहा है, और हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, ध्यान सुनिएगा, अगर हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब ये है कि हमें एक्स एक्सिस से इन दोनों का डिस्टेंस लेना होगा। अगर ये m1 है तो ये r1 हुआ, ये m2 है तो ये r2 हुआ। इसका मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे होंगे इस तरीके से, तो हमें ये डिस्टेंस लेना था और ये इस तरीके से ये डिस्टेंस लेना था। ठीक है, जब एक्स एक्सिस के अबाउट हम डिस्टेंस को, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, तो जो डिस्टेंस ले रहे थे वो एक्स एक्सिस से ले रहे थे, एक्स एक्सिस पर नहीं ले रहे थे, है ना, इस पर नहीं, इससे लेना था, यानी ऊपर की तरफ, वाई की तरफ। सिमिलरली अगर हम मान लीजिए वाई एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, जो डिस्टेंस हमें मेजर करना होगा वो डिस्टेंस होना चाहिए वाई एक्सिस से, और वाई एक्सिस से का मतलब इसका डिस्टेंस ये हमें r1 लेना होगा m1 का, और ये डिस्टेंस हमें लेना होगा क्या, r2। तो ये वाला डिस्टेंस हम व्हाइट वाला तब लेंगे जब हम वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और ये येलो वाला हम तब लेंगे जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अगर मान लीजिए यहीं पर यहां से पास होने वाला जो हमारा जेड एक्सिस है, अगर हम जेड एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो हमें जेड एक्सिस से, मतलब यहां पर ये जो जेड एक्सिस है ऐसे अंदर बाहर की तरफ, यहां से हमें इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस मेजर करना होगा। ये r1 डिस्टेंस होगा और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो r2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी को आपको इस क्वेश्चन में यूज करना है और इसको ध्यान रखना है। तो अब हम इसका डायग्राम बना देते हैं कि यहाँ पर ये एक्स वाई, देखिए दो ही कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले 0, 0 वाली पोजीशन यहाँ पर है, ये है 0, 0। फिर देखिए क्या है 2, 0, मतलब एक्स एक्सिस पर जाना है 2 और वाई पर जाना है 0, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
नेक्स्ट पॉइंट है 0,3, मतलब x पर जाना है 0 और y पर जाना है 3, तो y पर जाना है 3 और x पर जाना है 0, मतलब यहाँ पर कहीं पर पॉइंट मिलेगा 0,3। और एक पॉइंट और है आपका -2,2, x पर -2 और y पर 2, यानी कि आपको यहाँ कहीं एक पॉइंट मिलेगा -2,2। ठीक है ना। और इन पोजीशन पर कौन कौन से मासेस हैं ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मास है 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर है आपका 1 किलोग्राम, यहाँ पर है आपका 2 किलोग्राम, ठीक है, और यहाँ पर है आपका 3 किलोग्राम और यहाँ पर है आपका 4 किलोग्राम। इस तरह से मासेस का अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट एक्स एक्सिस, और आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला समेशन mr² होता है। मतलब हर एक मास का डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और सबको क्या करना है, प्लस करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 मासेस हैं, तो ये फार्मूला हो जाएगा m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस m4r4²। ठीक है, ये होगा पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये हमारा पहला मास m1 है, ये दूसरा मास m2 है, ये तीसरा मास m3 है, ये चौथा मास m4 है। तो पहले मास m1 का x एक्सिस से, चूंकि देखिए x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो पहले मास का x एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या आएगा 0, जिसकी वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा रिजल्ट 0। ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये वाला 0। ठीक है, क्योंकि r1 क्या है इस वाले मास के लिए 0। इसी तरह से दूसरे वाले मास का भी x एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो दूसरा वाला मास तो x एक्सिस के ऊपर ही है, यानी r2 भी 0 है, इसलिए ये पूरा रिजल्ट भी क्या हो जाएगा 0। तो जो भी इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सिर्फ और सिर्फ तीसरे और चौथे मास की वजह से आएगा, m3r3² प्लस m4r4²। और वैल्यू रख दीजिए, m3 कितना है, ये तीसरा वाला मास है 3 किलोग्राम, और डिस्टेंस कितना है x एक्सिस से, तो ये पूरा डिस्टेंस है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस m4r4², ये मास है आपका 4 किलोग्राम, और डिस्टेंस कितना है x एक्सिस से, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये है, ये x होता है, ये y होता है, मतलब ये वाली डिस्टेंस है -2 और ये वाली डिस्टेंस कितनी 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। कितना आंसर आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और ये हो जाएगा आपका 27 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 और 4 करेंगे 16 हो जाएगा, और 7 और 6 हो गया 13, और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43, और मास का हो गया किलोग्राम और डिस्टेंस का हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 43 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में पूछा गया। ठीक है, बस एक बात दिमाग में रखिए कि जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ, इस बात को हम यहां पर लिख देते हैं, जिसके या जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है मास का डिस्टेंस उस एक्सिस से मेजर करते हैं। ठीक है ना, उसी एक्सिस से मेजर करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही की पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए चाहे तो। इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन आगे और करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 3 particles of masses 2, 3 and 4 units are placed at point 0, 0, 0। यहां पर एक पॉइंट मिसिंग है, आप इसको लिख लेंगे 1, 1, 0, कॉमा है बीच में 1, 1, 0, और नेक्स्ट पॉइंट है 0, 1, 1 रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द जेड एक्सिस। मतलब एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें 3 मासेस हैं, 3 मासेस को मिलाकर के पूरा सिस्टम बना है, और उन तीनों मासेस का पोजीशन दिया हुआ है 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 0, 1, 1। और आपको उस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट। जेड एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो आपको पता है जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, डिस्टेंस हमेशा हम उसी एक्सिस से मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो जेड एक्सिस अगर हमारा ये है और ये एक्स है और ये वाई है, तो जरा आप बताइए कि एक्स एक्सिस से, ये जो एक्स एक्सिस है ये ऐसे अंदर की तरफ भी होगा, बाहर की तरफ होगा। अगर हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो जाएगा एक्स वाई प्लेन में। जरा इस बात को आप इमेजिन करिए, आपके सामने जो भी कमरे का कोई कॉर्नर है, आप वहां से एक को एक्स, एक को वाई और एक को जेड मान के देखिए। एक ये है एक्स, ये है वाई, और ये वाला कॉर्नर है जेड। इस कॉर्नर से आप कोई भी डिस्टेंस को मेजर करिए, वो डिस्टेंस कहां जाएगा, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है ना, तो एक्स वाई प्लेन में अगर हम मान लें कोई एक पॉइंट यहां पर है और इसका कोऑर्डिनेट है हमारा एक्स, वाई,
तो आप देखिए इसका मतलब कि ये वाली डिस्टेंस है x और ये वाली डिस्टेंस है y। तो अगर ये x हुआ और ये y हुआ तो z एक्सिस से उसकी जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी z इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है x1 कामा y1, है ना, x1 y1 z1 दिया हुआ है। तो x1 y1 z1 अगर आप निकालेंगे तो ये क्या है 0,0,0। इसी तरह से अगला क्या दिया हुआ है x2 y2 और z2, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1 1 और 0। और नेक्स्ट है आपका x3 y3 और z3 और इसकी वैल्यू कितनी है 0 1 1। तो यहाँ से अगर हम निकालें डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस r1, यहाँ से r2 और यहाँ से r3, तो r1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी कि 0 आ जाएगा ये। इसी तरह से ये डिस्टेंस निकालिए अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट कितना आ जाएगा 2। और इसी तरह से ये वाला डिस्टेंस निकालिए, तो z एक्सिस से डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो z एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये हुआ हमारा x, ये हुआ हमारा y, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कितना 1। ठीक है, तो जो भी आपने 3 पॉइंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इन तीनों पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमने निकाल लिया है। मासेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट z एक्सिस विल बी इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, और इन सब की वैल्यू रख दीजिए। ये हो जाएगा पहला कितना है 2, है ना, 2 इंटू r1 स्क्वायर करेंगे 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है 3 और इंटू r2 स्क्वायर यानी कि 2, प्लस नेक्स्ट कितना है m3 यानी कि 4 और r3 स्क्वायर, r3 कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया 6 और यहाँ से 4 10, कितना आ गया आंसर 10। और इसका यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ यूनिट। अब ये पता नहीं किलोग्राम मीटर स्क्वायर आएगा या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यूनिट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक ही बात आपको ध्यान रखना है जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने बता दिया, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, डिस्टेंस हमेशा हम उसी एक्सिस से मेजर करते हैं। और अगर हमें यहाँ z एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करना पड़ा तो आप चाहे तो इसका कोई ऐसे भी डायग्राम आप लेकर के इमेजिन कर सकते थे, है ना। इस तरह से जब हमने आपको थियरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस बताया था तो वहाँ पर भी ये चीज़ हमने बताया था। ठीक है, अगर हम इसको कह दें ये z है, ये x है और ये y है, तो एक्स वाई प्लेन में ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस z एक्सिस से जब मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस निकल के आएगा कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये हमारा क्या है, ये इतना ये x है और ये इतना y है, ठीक, और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्फीरिकल बॉल रोल्स ऑन अ टेबल विदाउट स्लिपिंग, then the fraction of its total energy associated with rotational energy या rotation is। मतलब एक स्फीरिकल बॉल है, अब देखिए कुछ नहीं बोला गया है तो इसलिए इसको एज अ सॉलिड लेकर चलेंगे। हॉलो होता तो इस क्वेश्चन में खुद हॉलो स्फीयर बोलता, ठीक है ना। तो एक स्फीरिकल बॉल है जो किसी टेबल पर बिना स्लिप हुए ये आगे बढ़ रही है। बिना स्लिप हुए आगे बढ़ने का मतलब क्या कि ये रोलिंग मोशन कर रही है, लुढ़कते हुए जा रही है, रोलिंग मोशन हो रहा है। और रोलिंग मोशन का मतलब ये एक कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन का, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के कॉम्बिनेशन को हम रोलिंग मोशन बोलते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी, उसका फार्मूला है हाफ mv², ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है उसका फार्मूला है हाफ I ω², ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो ये टोटल आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन का, टोटल काइनेटिक एनर्जी है किसका, रोलिंग मोशन का, जो कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे रोटेट होते हुए आगे भी बढ़ रहा है तो रोलिंग मोशन हो रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसकी ये जो रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी है ये टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा है, टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा ये रोटेशनल एनर्जी है। यानी हमें ये बताना है कि के रोटेशनल कितना हिस्सा है के टोटल का, ठीक है ना। बस इतना है। अब इसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सिंपल सा। सबकी वैल्यू रख दीजिए 1/2 I ω² अपान
के टोटल की बात करें तो के ये लीनियर हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में के रोटेशनल हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ये सवाल जो है वो स्फीरिकल बॉल का है, यानी कि एक स्फीयर का है। स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। एक होता है 2/3 mr² और एक होता है 2/5 mr²। तो 2/5 mr² जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सॉलिड स्फीयर के लिए होता है, और जो 2/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर के लिए होता है या स्फीरिकल सेल के लिए होता है। तो ये सेल नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 1/2। आई की जगह पर क्या रखेंगे, आई की जगह पर होगा 2/5 mr², उसके बाद में ये ओमेगा स्क्वायर अपान में सिमिलरली यहाँ पर 1/2 ये तो ऐसे रहेगा mv² प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 आई की जगह पर 2/5 mr² और उसके बाद में ये ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2, 2 से 2। ठीक है, m यहाँ भी है, m यहाँ भी है और m यहाँ भी है, तो मास हर जगह से कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बचा क्या, ऊपर से बचा 1/5 और r² ओमेगा स्क्वायर। देखिए आपके पास एक फार्मूला है v = r इंटू ओमेगा, v = r इंटू ओमेगा। अगर इसका रेडियस कैपिटल R हमने लिया हुआ है तो v = कैपिटल R ओमेगा हो जाएगा। तो जो r² ओमेगा स्क्वायर है उसको हम v का स्क्वायर बना सकते हैं, v का स्क्वायर यानी कि r² ओमेगा स्क्वायर, यानी इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, v का स्क्वायर और अपान में ये है 1/2 v का स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा 1/5 और v का स्क्वायर, 1/5 और v का स्क्वायर। देखिए v स्क्वायर हर जगह से कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, 1/5 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/5। बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो 5 और 2 7/10 यानी हो गया 1/5 डिवाइडेड बाई 7/10। रेसिप्रोकल करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेसिप्रोकल करके जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 10/7। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/7। ठीक है, यानी इस स्फीरिकल बॉल की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी का 2/7 है। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2/7 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, इसलिए आप इसको ज़्यादा ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमने थियरी में बताई हैं, आप थियरी वाले लेक्चर को देखते रहिए तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। A ring, a circular plate, a spherical cell and a solid sphere have same mass and radius, which will have least moment of inertia about its geometrical axis। देखिए यहाँ पर 3-4 शेप दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है, रिंग दिया हुआ है जिसको हम हुप भी बोलते हैं, रिंग को छल्ला, और उसके अलावा सर्कुलर प्लेट दिया हुआ है, सर्कुलर प्लेट जिसको हम डिस्क भी बोलते हैं, चकती भी बोलते हैं। इसके अलावा स्फीरिकल सेल दिया हुआ है। स्फीरिकल सेल मतलब इसको हम हॉलो स्फीयर भी बोलते हैं, स्फीरिकल सेल को हम हॉलो स्फीयर, खोखला गोला बोलते हैं। और आगे क्या दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर या फिर स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। कह रहे हैं कि इन सब का मास सेम है और इन सब का अगर रेडियस सेम है, मास और रेडियस सेम है, तो इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इनके जियोमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, मतलब इनका जो मेन एक्सिस होता है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो देखिए अगर हम मान लें कि इन सब का मास कैपिटल M है और रेडियस R है, तो जो रिंग होता है इस तरह का, जो इसका शेप होता है ये है ना, तो इसके इस सेंटर के अबाउट अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सिंपली I = क्या, mr²। और अगर हम सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर प्लेट या डिस्क की बात करें, मतलब जिसका शेप बिल्कुल यही है, बस फर्क इतना है कि ये यहाँ बीच में हॉलो था और ये यहाँ पर ऐसे सॉलिड होता है, इसको हम चकती या डिस्क बोलते हैं। और इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बिल्कुल आधा हो जाएगा अगर मास और रेडियस M और R है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। स्फीरिकल सेल यानी कि खोखले स्फीयर की अगर बात करें तो अभी अभी हमने पीछे देखा, खोखला अगर कोई स्फीयर है, इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो ये हो जाएगा आपका खोखले स्फीयर का 2/3 mr²। और सॉलिड स्फीयर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2/5 mr²। ठीक है, अब इसमें आप चाहे तो सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये तो सिंपली mr² है, इसको डिवाइड करके ये 0.5 हो जाएगा
और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 3 को, तो ये 0.6 है ना, 3 से 18 और फिर ये 0.67 हो जाएगा। उसके बाद mr² आएगा। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 को 5 से, 5 यानी 0.4 आ जाएगा, 0.40 mr²। अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है। साफ साफ दिख रहा है सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लास्ट वाला है, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो किसका है, सॉलिड स्फीयर का। ठीक है ना। एक तो आपको सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद ही रखना पड़ेगा। इस तरह के सवालों में कुछ कठिन नहीं होता है, बस ये है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर याद है तो आप ऐसे सवालों का जवाब दे ले जाएंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही याद नहीं रख पाते, इस वजह से ये क्वेश्चन उनके लिए टफ हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा सबसे कम किसका है, तो सबसे कम हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का। अगर इसमें से सबसे ज़्यादा पूछते तो किसका हो जाता है यहाँ पर, रिंग या फिर हुप का। अगर मैक्सिमम पूछते तो फिर ये आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड। लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को क्या बोलते हैं, तो आपको पता है लीनियर मोमेंटम को P बोलते हैं, और P को हम R के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये J होता है या फिर हमारा L होता है। इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। और मोमेंट का मतलब आप ध्यान रखें, जब भी ये वर्ड यूज हो, मोमेंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, है ना। मोमेंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। और अगर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस की बजाय डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, है ना। जैसे आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा है, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड किया जाए तो इसको हम रेट बोलते हैं, रेट, या फिर आप इसको टाइम रेट भी बोल सकते हैं। लेकिन जब टाइम से डिवाइड किया जाता है तो टाइम बोलना जरूरी नहीं होता, लेकिन जब डिस्टेंस से डिवाइड किया जाता है तो हम ग्रेडियंट के साथ साथ इसको हम डिस्टेंस रेट भी बोलते हैं, डिस्टेंस रेट भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या, कि टेम्परेचर के डिफरेंस को डिस्टेंस से डिवाइड करना होगा, यानी कि θ1 माइनस θ2 अपान में डिस्टेंस अगर कर दें L। डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर का जो यानी पर यूनिट लेंथ के साथ जो टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, पर यूनिट लेंथ के साथ जो टेम्परेचर में डिफरेंस आता है उसी को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। यहीं से ये वर्ड आप कनेक्ट कर लीजिए, ग्रेडियंट का मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ। इसी तरह से पर यूनिट डिस्टेंस के साथ जो पोटेंशियल में डिफरेंस आता है उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसी तरह से पर यूनिट लेंथ के साथ जो वेलोसिटी में डिफरेंस आता है उसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। और इस बात को और एक तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो जब डिस्टेंस से डिवाइड होगा और आप रेट वर्ड यूज करना चाहते हैं तो आपको ये चीज बोलना पड़ेगा, लेकिन टाइम के केस में ये अंडरस्टूड होता है। अगर सिर्फ रेट भी बोलते हैं तो इसका मतलब कि टाइम से ही डिवाइड किया गया। जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू Q बाई T। इसमें रेट की जगह पर टाइम रेट बोलना जरूरी नहीं, लेकिन इसमें आपको डिस्टेंस के साथ ये रेट है चेंज का, टेम्परेचर के चेंज का, ये बोलना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी कभी मोमेंट की बात होती है तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होता ही होता है। आप देख लीजिए किसी भी फार्मूले में। तो यहाँ पर ये है लीनियर मोमेंटम और ये है डिस्टेंस के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और ये वेक्टर फॉर्म हो गया किसका, एंगुलर मोमेंटम का। इसलिए कहते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और साथ में ये 4-5 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। The moment of inertia of a uniform circular disk of radius r and mass m about axis passing from the edge of the disk and normal to the disk is। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये चकती, ये है एक सर्कुलर डिस्क जिसका ये है सेंटर। और इस सर्कुलर डिस्क का मतलब ये कि ये खोखला नहीं है, अगर खोखला होगा तो ये रिंग हो जाएगा। ये जो सर्कुलर डिस्क है इसका मास कैपिटल M है और इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R। ये कितना है, कैपिटल R। तो कह रहे हैं कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, लेकिन कहां से, किस एक्सिस के अबाउट।
एक तो वो जो एक्सिस होगा वो इस डिस्क के नॉर्मल होगा यानी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, और दूसरा पासिंग फ्रॉम द एज, एज मतलब किनारे से, इस डिस्क के किसी एक किनारे से और इसके एक्सिस इसके सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल, ये जो एक्सिस दिख रही है इस एक्सिस के अबाउट आपको इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखिए एक चीज किया था, हमने कहा था कि ये जो इसका नेचुरल या कह लीजिए जो इसका जियोमेट्रिकल ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो इसका फार्मूला होता है 1/2 mr²। रिंग के लिए होता है mr² और डिस्क के लिए होता है 1/2 mr²। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन इसके पैरेलल ये जो दूसरा हमने इसके एज से इसके किनारे से पास होने वाला एक्सिस लिया है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है। और इसको पता करने के लिए हमें फार्मूला यूज करना होगा, क्या? थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम आपको थियरी के लेक्चर में बता चुके हैं, साथ में हमने थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी बताया था। तो ये जरा देखिए आप ध्यान से, ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है वो इस चकती के इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला ये एक्सिस है। तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट जो हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला वो नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है बल्कि वो ICM है, और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस r के इक्वल है। तो आपका जो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है वो यही कहता है ना कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उस ऑब्जेक्ट के मास को और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सम करना होगा। ये फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और इसी को आप यूज करके यहाँ पर रखिए 1/2 और ये mr² ICM जो कि आपको याद होता है, प्लस ये आपका mr²। तो 1/2 mr² और 1 mr² दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 3/2 mr²। ये हो गया AB एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये थियरम भी आप याद कर लीजिए, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, द मास ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल m, इट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r। मतलब स्मॉल m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो स्मॉल r रेडियस वाले किसी वृत्तीय पथ पर, सर्कुलर पथ पर घूम रहा है, और इसका जो एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग है जिसको हम L से या फिर J से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताना है कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो कितना है। यानी सिचुएशन ये है कि अगर कोई सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है स्मॉल r, और इस सर्कुलर पाथ पर यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m। ठीक है, और ये इसके ऊपर घूम रहा है, और घूमते हुए इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम है J। तो आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है। ये तो हमने सर्कुलर मोशन में ही पढ़ा है कि सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला, सेंटर की ओर लगने वाला सेंट्रीपेटल फोर्स जो है उसका फार्मूला हमें पता है, F सेंट्रीपेटल इज इक्वल टू mr⍵² या फिर mv²/r। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि हमें J के टर्म में ये फार्मूला चाहिए। तो जो J होता है उसके बारे में आपको पता ही है, J इक्वल टू R क्रॉस P होता है, यानी अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो R इंटू P होता है, और लीनियर मोमेंटम R का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी आप कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू क्या हो गया mvr। एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू क्या हो गया mvr। तो mvr अगर आपको पता है J की जगह पर, यहाँ पर देखिए सिर्फ m है और v है, r चाहिए आपको यहाँ पर, तो इसके लिए कुछ यहाँ पर अरेंजमेंट करना होगा, और फार्मूले को में मास होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए और J होना चाहिए, वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा J अपान में कितना mr, m की वैल्यू हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी J अपान में mr, और ये वाली वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा m, और v स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा J² अपान m²r², और डिवाइडेड बाई ये ऑलरेडी एक r था, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा J² उसके साथ में m, और ये m² और उसके साथ में r³, एक m से एक m कैंसिल। तो सेंट्रीपेटल फोर्स यानी कि
इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, अभिकेंद्रीय बल इक्वल टू J²/mr³। ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया J²/mr³, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी स्पेशल नहीं था, ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए साथ में कि एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर फॉर्म आपने लिखा था उसका ये फार्मूला है स्केलर फॉर्म में mvr। ठीक है ना, इसको ओपन करने पर mvr। बस अब जो ऑप्शन दिया है, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ऑप्शन डी मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये जीआईसी यूपी जीआईसी जो एग्जाम हुआ था 2021 का, उसमें आया हुआ है। पहले तो कह रहे हैं कि द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, अभी पीछे हमने पढ़ा था द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ये तो करेक्ट बात है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने फॉल्स वाला पूछा है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही वाला गलत है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम टॉर्क बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बोलते। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर यही जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने गलत वाला पूछा था और ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, टॉर्क होना चाहिए था। ठीक है, बस आगे देख लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, ये तो बिल्कुल सही बात है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5। आगे करें हॉलो स्फीयर, डिस्क और सॉलिड स्फीयर हैव सेम मास एंड रेडियस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज मैक्सिमम फॉर सिलेंडर। ये भी बिल्कुल सही है। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ ना हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर का 2/3 mr²। और क्या दिया हुआ, डिस्क दिया हुआ है। डिस्क की बात करें तो ये होता है 1/2 mr²। और उसके बाद सॉलिड स्फीयर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2/5 mr²। फिर इसमें कह रहे हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आ रहा है। सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है सिलेंडर का। तो सिलेंडर तो यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं था, बट एक चीज़ आप देखिए, सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, सबसे ज़्यादा यही आ रहा है ना, डिस्क का। और जितना डिस्क का होता है उतना ही सिलेंडर का होता है, ये बात भी आप ध्यान रखें। तो ठीक है, इन तीनों में अगर कहा जाए तो डिस्क का और सिलेंडर का सेम ही होता है, 1/2 सॉलिड सिलेंडर या फिर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट थे, लेकिन ये चौथा जो ऑप्शन था वो गलत था, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ पर होना चाहिए क्या, टॉर्क होना चाहिए। ये बात हमें पता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि रॉन्ग वाला पूछ रहे थे। अगला क्वेश्चन, कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m और रेडियस r रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम अ हाइट h। द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेज द बॉटम एज। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई एक झुका हुआ इस तरीके से तल है, इंक्लाइंड प्लेन है, और इसका ये जो हाइट है वो है h, और यहाँ से एक सॉलिड सिलेंडर जिसका हम सामने वाला भाग आपको दिखा रहे हैं, ये सॉलिड सिलेंडर यहाँ से बिना फिसले ये नीचे आ रही, यानी लुढ़कते हुए नीचे आ रही, रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आ रही। तो कह रहे हैं कि जब ये नीचे यानी बॉटम पर यहाँ पहुँचेगी तो इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड आपको बतानी, यानी v की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो आपको पता है कि अगर ये रोलिंग मोशन करते हुए यहाँ नीचे पहुँचे, उस टाइम अगर हम कह दें कि इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड v है और इस पूरे बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, तो इस टाइम यहाँ पर जो इसके पास एनर्जी होगी नीचे, वो एनर्जी कितनी होगी, 12 mv², है ना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस 12 I ω², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ये रोलिंग मोशन कर रहा है तो रोलिंग में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों आ गया। और यहाँ जब ये था तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, इस हाइट की वजह से इसके पास इस टाइम एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। हमने देखिए यहाँ वाली एनर्जी को यहाँ वाली एनर्जी के बराबर कर दिया है, क्या यूज करते हुए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। यानी यहाँ से जो भी एनर्जी इसके पास थी, अब वही एनर्जी यहाँ पर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, बाकी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हमने इस एनर्जी को इस पूरी एनर्जी के बराबर कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, v की वैल्यू आपको जो यहाँ पर है वो मिल जाएगी। तो सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है तो आपको ये तो पता ही होगा कि सॉलिड सिलेंडर, ये बार बार हम इसीलिए बता रहे हैं आपको याद हो जाए सुन सुन के, है ना, ये ऐसे याद ही होता है। इसको अगर पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा सब याद है, क्वेश्चन करने जाएंगे तो हर बार मिस्टेक हो जाती है, तो ये बार बार लिखने से ही होगा।
सॉलिड सिलेंडर की बात करें चाहे हम डिस्क की बात करें, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/2 mr² होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करिए, ये है आपका mgh और ये है 1/2 m, ये v² और प्लस में 1/2 i की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे 1/2 mr² और ये ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करना है इसको तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, पहले तो m से m को कैंसिल कर लीजिए पूरा, ये gh बचा इधर से, ये 1/2 v² बचा प्लस ये 1/4 r² ओमेगा स्क्वायर है, इसको हम r ओमेगा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, जिसको हम लीनियर वेलोसिटी v बोलते हैं, v = r × ओमेगा। तो ये हुआ हमारा v²/2 और ये v बन जाएगा v², तो v² में क्या 4। इसको दोनों को सॉल्व करके आप ऐड कर लीजिए, ये एलसीएम में 4 आ जाएगा और ये हो गया 2v² और प्लस में v² और इधर क्या है gh, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये 2 और 1 3 बन जाएगा, तो 3v² = 4gh। तो यहाँ से v = आ गया कितना, √4/3gh, √4/3 और रूट ये स्क्वायर है ना तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो रूट आ जाएगा, ठीक है ना, √4/3gh, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सिर्फ यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर या डिस्क की मोमेंट ऑफ एनर्जी ख्याल रखनी है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, अ रिंग ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस कैपिटल R which is free to rotate about its axis is at rest at t = 0। एक रिंग है जो घूमने के लिए फ्री है लेकिन शुरुआत में टाइम t = 0 पर वो रेस्ट में है। इसका मतलब आप कह सकते हैं t = 0 पर कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यानी प्रारंभिक कोणीय वेग हो जाएगा 0। बाकी इसके अलावा वो कह रहे हैं कि उस रिंग के ऊपर टेंजेंट के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F। तो ऐसे में आपको बताना है कि t टाइम के बाद उसका जो एंगुलर मोमेंटम J होगा वो कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम J कह लीजिए या फिर L कह लीजिए, वो कितना होगा। तो अगर ये रिंग है और ये इसका सेंटर है और क्वेश्चन में दिया भी है कि इसका जो रेडियस है वो r है और इसका जो मास है पूरा वो स्मॉल m है। सबसे पहली बात आपको J पता करना है, तो J का एक फार्मूला होता है, J = होता है I × ओमेगा, ठीक है ना। जैसे आपका लीनियर मोमेंटम होता है P = m × v, है ना, P = होता है m × v। तो वैसे ही अगर हम इसको रोटेशनल मोशन के लिए लिखें तो P को रिप्लेस करते हैं J से, मास के रिप्लेस करेंगे I से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है ना। ये लीनियर के लिए है, ये रोटेशनल के लिए। तो अगर हमें J निकालना है तो हमें I पता होना चाहिए, ओमेगा पता होना चाहिए। ये रिंग की बात चल रही है, इसका तो हम I निकाल लेंगे बट अभी नहीं निकाल रहे हैं। ओमेगा की बात करें तो ओमेगा के लिए हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है, ओमेगा = ω0 + α_t, ये फार्मूला यूज करना होगा। और इसमें ω0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 है, तो इसका मतलब ओमेगा की जगह पर हम सिर्फ α_t यहाँ पर रख सकते हैं। तो इससे हमें पता चला J = I और ओमेगा की जगह पर रखेंगे अल्फा और क्या t। और ये जो α_t है ये भी एक फार्मूला है, टॉर्क का फार्मूला है, τ = I × α होता है। तो I × α को हम टॉर्क लिख सकते हैं। टॉर्क लिखने से फायदा क्या होगा, टॉर्क लिखने से फायदा ये होगा कि टॉर्क का फोर्स के साथ रिलेशन होता है और हमें फोर्स के टर्म में ये आंसर बताना है। तो इसको जब हमने टाउ से रिप्लेस किया, अब ये टाउ का फार्मूला यही था ना, वेक्टर टाउ = क्या था, R × F, यही था ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कैपिटल R × कैपिटल F। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, टाउ = RF और साइन थीटा, और थीटा किसके बीच का, वेक्टर R और वेक्टर F का। वेक्टर R क्या है, रेडियस वेक्टर है, ये है वेक्टर R, और वेक्टर F क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। और आपको पता है किसी भी सर्कुलर बॉडी के लिए जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा यहाँ 90 डिग्री रखेंगे तो सिर्फ R × F मिलेगा टाउ की जगह पर। तो ये जो टाउ × I अल्फा को हमने टाउ बोला है वो R × F के बराबर होगा। तो जैसे ही हम इसकी जगह पर R × F रखेंगे तो ये हुआ R, उसके बाद F और T की जगह पर T, ये हो गया उस बॉडी का, उस रिंग का एंगुलर मोमेंटम J। ऑप्शन ढूंढ लीजिए RFT, तो RFT यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था ये, TGT 2021 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, बस 3-4 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 13, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंशियल ऑफ इट्स सरफेस इज, टेंजेंशियल एक्सिस हो जाएगा।
टेंजेंशियल एक्सिस ऑफ इट्स सरफेस इज। तो कोई सॉलिड स्फीयर है, ये देखिए सॉलिड स्फीयर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इसके सरफेस को टेंजेंशियल मतलब टच करते हुए अगर कोई एक्सिस हो, इस एक्सिस के अबाउट आपको इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक, अब देखिए आपको यहां पर फिर से यूज करना पड़ेगा क्या, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जिसके ऊपर पीछे एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसका जो जियोमेट्रिकल एक्सिस होता है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², है ना। और ये जो इसका जियोमेट्रिकल सेंटर है, ये जियोमेट्रिकल सेंटर एक्चुअल में इस सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। तो आप कह सकते हैं कि हमें इस स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और इसके पैरेलल किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो यहां पर थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, I इज इक्वल टू ICM प्लस में टोटल मास ऑफ द बॉडी और उन दोनों के एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R, तो यहां पर हो जाएगा क्या, R²। ये है आपका IAB। सॉल्व कर लीजिए, IAB इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस यहाँ से क्या mr²। सॉल्व करेंगे, mr² को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2/5 यहाँ से, और फर्स्ट सेकेंड में से बचेगा प्लस में 1, तो mr² और 5 और 2 7, यानी कि 7/5, ठीक है ना, 7/5। तो आंसर हो गया 7/5 mr² is the moment of inertia of the solid sphere about an axis AB passing from the tangential to the surface of the sphere। तो ये आंसर कितना हो गया, 7/5, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को काइनेटिक एनर्जी और ओमेगा के टर्म में बताना है। तो सीधे सीधे फार्मूला आपको पता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो इसका फार्मूला होता है 1/2 I ω²। यहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू I ω²। हमें I निकालना है तो ओमेगा को लाके डिवाइड करेंगे, तो 2 ये ω², और ब्रैकेट में क्या, काइनेटिक एनर्जी, ये किसके इक्वल हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल, यानी 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपान में ω², 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपान में ω²। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसको सेव करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कर रहे हैं, A solid sphere and spherical cell have identical masses and moment of inertia। मतलब एक ठोस गोला है और एक खोखला गोला है, दोनों का मास यानी द्रव्यमान सेम है, दोनों का जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो उनके रेडियस का रेशियो आपको बताना है, इसमें से कौन सा होगा। सबसे पहले आप ध्यान रखें, एक सॉलिड है, स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है या स्फीरिकल सेल है ना, स्फीरिकल सेल या हॉलो स्फीयर। जो सॉलिड स्फीयर है और जो हॉलो स्फीयर है, दोनों का मास सेम है और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है। अब कह रहे हैं कि आप बताइए कि इन दोनों के रेडियस का रेशियो क्या होगा। पहले सॉलिड का नाम है तो इसके रेडियस को R1, और दूसरे वाले को बाद में दिया है तो इसके रेडियस को R2, यानी हमें ये पता करना है कि R1 अपान R2 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर दोनों का सेम है, सॉलिड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हॉलो वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रख दीजिए। सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बोलते हैं 2/5 मास और रेडियस का स्क्वायर। तो सॉलिड वाला पहला वाला नाम था, इसके रेडियस को हमने R1 बोला है। दूसरा वाला हॉलो है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 मास और रेडियस का स्क्वायर, और इसका रेडियस क्या है, R2 इसका स्क्वायर। मास दोनों का सेम था इसलिए हमने m की जगह पर m रखा है। तो 2 और m कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 इधर जाएगा और ये R2 इधर आएगा, तो आपको मिलेगा R1² अपान R2², और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5/3। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू √5/3।
या अलग अलग रूट लिख दीजिए, √5/√3, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड वाले का वो 2/5 कम होता है, और जो हॉलो वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ज़्यादा होता है 2/3 mr²। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम ω1 टू ω2 विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल टॉर्क। ध्यान से देखिए, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, और जब भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता यानी एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। बट ड्यू टू चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ जाइरेशन इन दी टू केसेस। आपको पता है रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में, थियरी के लेक्चर में हमने इसके बारे में काफ़ी बातें की हैं, आप उसको देख लीजिएगा। रेडियस ऑफ जाइरेशन ऐसा डिस्टेंस होता है जिसके स्क्वायर को मास से मल्टीप्लाई करिए तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। ठीक है ना, ये रेडियस ऑफ जाइरेशन के डिस्टेंस के स्क्वायर को मास से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो, ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। तो आपको बताना है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन दो अलग अलग केसेस में, है ना, दो अलग अलग केसेस में रेडियस ऑफ जाइरेशन आपको पता करना है। और एक चीज़ यहाँ पर क्या करना है, यानी K1/K2 बताना है, दोनों रेडियस ऑफ जाइरेशन का रेशियो आपको बताना है। और कह रहे हैं कि जो ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है ω1 से ω2, वो एक्सटर्नल टॉर्क के लगाने की वजह से नहीं बल्कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बदलने की वजह से होती है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ तो पता ही होगा यहाँ पर कि टाउ इक्वल टू फार्मूला होता है dJ/dt, एक्सटर्नल टॉर्क टाउ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर एक्सटर्नल टॉर्क हो जाए 0 तो J हो जाएगा कांस्टेंट, यानी आप कह सकते इफ़ टाउ इज इक्वल टू 0, जो कि क्वेश्चन में कह रहे हैं, इसका मतलब J इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। और J इक्वल टू कांस्टेंट मतलब कि J1 इज इक्वल टू J2, यानी कि I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो गया। अब इसमें हमें ω1 और ω2 के बारे में कुछ कह रहे हैं कि जो ω1 से ω2 एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से होती है। तो आपको K1 और K2 का रेशियो बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप देख लीजिए कि यहाँ से अगर हम देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, I इज इक्वल टू फार्मूला होता है mk², तो I1 इक्वल टू हो जाएगा mk1², जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास थोड़ी बदलेगा। और दूसरा है I2 इज इक्वल टू क्या, mk2²। यहाँ से अगर हम रेशियो निकालना चाहें I1 और I2 का, तो हमें क्या मिलेगा, I1/I2 इज इक्वल टू, यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो K1² अपान आ जाएगा क्या, K2²। और ये I1 और I2 हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी। तो यहाँ से अगर हम I1 I2 निकालें तो क्या हो जाएगा, I1 I2 इक्वल टू हो जाएगा ω2/ω1। तो ये जो I1/I2 आया और ये जो I1/I2 आया, ये दोनों आपस में बराबर कर दीजिए, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ से I1 I2 ये वैल्यू, यहाँ से I1 I2 ये वैल्यू, दोनों को आपस में बराबर करिए। K1² इज इक्वल टू ω2/ω1, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो K1/K2 इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा ω2/ω1, यानी K1/K2 की जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट ω2/ω1 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी, बस आपको कंजर्वेशन ऑफ ये जो इन्होंने दिया था कि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, वहां से हम एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन वाले फार्मूले पर जाएंगे। बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का ये जो तरीका होता है किसी भी शेप की बॉडी के लिए, वो आपको याद रखना है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन के स्क्वायर का टोटल मास से मल्टीप्लाई करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इसमें अपान में 2, 3, ये 2/5, 2/3 ये सब करना नहीं पड़ता है, ये सीधे ऐसे ही होता है हर एक शेप की बॉडी के लिए। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन, और मैं लास्ट क्वेश्चन छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए होमवर्क। ये क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, थोड़ा सोचना पड़ेगा, अबाउट इट्स डायमीटर हैविंग मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R इज। ठीक है ना, तो एक आपके पास सर्कुलर डिस्क है और इस सर्कुलर डिस्क का मास टोटल कैपिटल M है और इसका रेडियस कैपिटल R है। तो आपको इसके डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, और पीछे जो हमने 2 लेक्चर आपको बताए हैं वो लेक्चर को अगर आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा
और सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में एज अ फीडबैक ज़रूर बताया करिए। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हमें ये समझ में आता है कि और क्या चीज़ें इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।